हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं टेंस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टेंस के बारे में और सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाना था, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अभी देखिए पार्ट 3 में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आप लोगों को पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। हालांकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन कोई तो करते हैं, क्योंकि इसका नाम ऐसा दिया गया है, इसलिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। भले आप तीनों का प्रयोग ना करें, एक का ही प्रयोग करें, किंतु आपको जानना चाहिए, ठीक है। अभी आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी चीज का चलना, जारी रहना, लगातार उसमें निरंतरता बना रहना, है ना। काम शुरू कब हुआ ये पता नहीं चलेगा, शेष कब होगा इसका कुछ था पता नहीं है, लेकिन काम जारी है, वही होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान में अगर किसी कार्य से पता चले कि वो कार्य अभी चल रहा है, शुरू कब हुआ था, शेष कब होना है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन काम अभी हो रहा है, इस स्थिति को समझाने के लिए, बताने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी आप देखेंगे काम अभी हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सामान्यतः ये देखा गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में, अर्थात क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, यह रहा हूं, रहा है, या रही है, रहे हैं, यह रहे हो, यह रहे हैं, ये सामान्यतः ये सब शब्द उसमें वाक्य के अंत में लगा रहता है, तो आपको समझने में सुविधा होगा। जब भी आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रही है या रहे हो, जब ये सब शब्द आए तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है और उसको शुरू से बनाएंगे, ठीक है। अतः इसका मतलब और होता है क्या, जब भी आपको रहा रही पता चले, इसको एक और कसौटी से आप चेक कर सकते हैं। क्या है ये, इस टेंस के वाक्य से पता चलता है, क्या पता चलता है कि कार्य जो है सो अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कार्य कब शुरू हुआ या कब खत्म होगा इसका कोई पता नहीं चलेगा, बस इतना पता चलेगा कार्य अभी हो रहा है। आई बात समझ में, समझ रहे हैं आप। तो कार्य जो है सो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि जारी है। जारी मतलब कार्य हो रहा है, कब तक चलेगा ये पता नहीं। आई बात समझ। तो ये हो गया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, मतलब परिचय, इसका आइडेंटिटी। कैसे पहचानेंगे, पूरे 12 प्रकार का टेंस है ना। तो 12 प्रकार का उसका पहचान होगा, तब ना पता चलेगा कि हमको 12 प्रकार का इसमें अंतर क्या है। इससे पहले वाला टेंस क्या था, सिंपल प्रेजेंट था, उसका पहचान क्या था, कोई काम क्या था, सामान्य रूप से एक आदत या अभ्यास को पता चलता है, जो सार्वभौमिक हो, जो तीनों काल में मौजूद था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। सूर्य का उदय होना, ये पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा और आगे भी होगा। तो जो कार्य यूनिवर्सल ट्रूथ था, ये सारे वाक्य क्या थे, सिंपल प्रेजेंट में थे, तो उसका पहचान अलग हो गया। इसका पहचान क्या है, इसमें कोई भी वाक्य हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम अभी चल रहा हो, ठीक है। जब भी देखिए काम अभी चल रहा हो, उसका शुरू और अंत का कोई पता ना हो, आदि अंत का पता ना हो, काम अभी चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है। अब आपने देख लिया रहा रही वाली बात है यहाँ पे। अब इसी के मुताबिक कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, देखिए। मैं भात खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, बहुत सारे वाक्य होंगे। अंत में आपको क्या मिला, अब देख सकते हैं ना, अंत में आपको मिला रहा है, रहा हूं, रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है पहले से, रहा हूं। वे लोग स्कूल से आ रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं, रहे हैं, ये देख लीजिए आप यहां पे लिखा हुआ है, रहे हैं। राम मुझे बुला रहा है, रहा है, आप देख सकते हैं, रहा है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, रहे हैं, आप देख सकते हैं, रहे हो, ये आ गया आपका रहे हैं। तो मिला जुला कर
जब भी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इन सब शब्दों में से कोई अगर आता है तो आप इजीली समझ सकते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इतना जब समझ लेंगे आप तो इसका रूल भी आपको जानना जरूरी है ना। जैसे कि पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने समझाया था, हर टेंस में हम लोग 3 प्रकार के वाक्य पर चर्चा करेंगे। एफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक या हाँ वाचक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में प्रकाश डालेंगे। ठीक है, सो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पहचान है उसका, चलिए। ठीक है, मैं एफर्मेटिव लिखता हूं फिर। देखिए, हालांकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं एक बार फिर से ऊपर में लिख दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अच्छा, इसका एफर्मेटिव रूल देखिए आप, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव, या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में पॉजिटिव भी कह सकते हैं, सेंटेंस। ठीक है, मैं यहां पर ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने सबके बारे में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं। ठीक है, अगर आप पार्ट 3 डायरेक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है, हालांकि उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 आपको समझने में बहुत ईजी होगा। ओके, तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखें। तो एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इसके रूल को समझिए। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखता हूं, ACB मतलब सब्जेक्ट, पता ही आप लोगों को, एम, इज, आर, देन वर्ब 1। वर्ब 1 के बारे में मैंने पहले कहा भी था आप लोगों को। वर्ब 1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से आप लोग अच्छी तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपको समझ आ चुका है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला, और ऑब्जेक्ट का मतलब जो काम किया जा रहा है उसका असर जिस पे पड़ेगा वो हो गया ऑब्जेक्ट। या फिर मैंने एक छोटी सी शब्दों में कहा था, बस समझने के लिए, क्या कहा था, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट और जो नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट। और जो काम करेगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि पता ही आपको काम वाले व्यक्ति या कोई भी हो या कोई वस्तु अगर कोई काम का हो तो हम लोग उसका स्थान पहले देते हैं, है ना। तो जो काम करने वाले पहले की जो काम करना ही है उसको लास्ट में फेंक दीजिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ये जगह है, जो काम को करेगा उसको सब्जेक्ट के घर में डाल देना है, जो नहीं करेगा उसको ऑब्जेक्ट के घर में डाल देना है। और वर्ब का मतलब काम, उसने क्या काम किया, इसी काम को करने वाला सब्जेक्ट है, इस काम को नहीं करने वाला ऑब्जेक्ट है। डन, आई बात समझ में। ये हम लोग पहले जान चुके थे। और वैसे भी अगर आपको सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो ना, आप प्रश्न करेंगे कौन से, कौन, जैसे मान लीजिए मैं भात खा रहा हूं, कौन भात खा रहा है, उत्तर होगा मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो तो आप प्रश्न कर दीजिए क्या से। ये जो क्या होता है ना, क्या, इस क्या से प्रश्न कीजिएगा। प्रश्न किसके साथ कीजिएगा, ये जो काम हो रहा है पहले आप वर्ब को खोज लीजिएगा, वर्ब के साथ ही आपको प्रश्न करना है। वर्ब में कौन लगा कर प्रश्न कीजिएगा, कौन का जो उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट, फिर वर्ब में अब क्या के साथ प्रश्न कीजिएगा, जो उत्तर आएगा वो ऑब्जेक्ट। मान लीजिए क्या या किसे भी प्रश्न कर सकते हैं, है ना, क्या या किसे। अब मान लीजिए क्या से प्रश्न कर रहा हूं, मैं भात खा रहा हूं, प्रश्न हो सकता है मैं क्या खा रहा हूं, उत्तर क्या गया, भात। मैं क्या खा रहा हूं, आपने क्या से प्रश्न किया, उत्तर आ रहा है भात, तो ये भात हो गया ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। तो कौन से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा सब्जेक्ट, और क्या से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, ये छोटा छोटा ट्रिक्स है, इसको समझिए आप। अब देखिए ये एनिजर क्या है। मैंने कहा था हर टेंस में आपको उसका एक अपना संपत्ति जिसको कह सकते हैं, एक अपना एसेट्स मिलेगा, फिक्स्ड एसेट्स, उसका रहना मात्र, या उसको आप कहीं भी देखिए, किसी भी जगह देखिए,
आप उससे समझ पाएंगे ये कौन सा टेंस का वाक्य है। ये एम इज आर इस टेंस का सहायक क्रिया है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया। ये एम इज आर दूसरा किसी टेंस में बाहर नहीं होता है। अगर इसको आप कहीं भी देखें, आपको समझना होगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। ओके, अब प्रश्न उठता है एम इज आर कहां कहां पे लगेगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको लिख देता हूं यहीं पे। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट अगर आई है तो वहां पर आपको एम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपको ही, सी, इट या कोई नाम हो, कोई एक नाम हो, सिंगुलर नंबर, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, ही, सी, इट नेम, वहां पे आपको इज का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर प्लूरल नंबर हो, चाहे कोई भी प्लूरल हो, वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर होने से आपको आर का इस्तेमाल करना है। मैं लिख दे रहा हूं, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम। मैंने नेम्स लिख रखा है यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा आर का। आई बात समझ में? तो आई के साथ एम का व्यवहार करना है, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ इज का। नेम का मतलब कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम, आपका नाम, मेरा नाम, कोई भी एक नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम। एक नाम होने से आप इज का इस्तेमाल। अगर मैं कहूंगा कि राम स्कूल जा रहा है तो राम तो एक नाम है, तो अब राम के साथ इज के व्यवस्था व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा राम और रहीम स्कूल जा रहे हैं, अब यहां पर देखिए राम और रहीम दो हो गए, सब्जेक्ट दो हो गए, तो यहां पर आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मैंने नेम्स लिख रखा है, नेम्स। नेम का मतलब सिंगुलर, नेम्स प्लूरल को दर्शाता है। ओके, तो सिंगुलर के लिए इज एंड फॉर प्लूरल आर। ओके, ये आपको समझ में आ गया इमेजर के व्यवहार। अभी देखिए ये जो मैंने वाक्य लिख रखा है, मैं भात खा रहा हूं, अब इसका ट्रांसलेट करना सीखेंगे हम लोग कैसे। अभी सबसे पहले क्या डिमांड हो रहा है, पहले देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब काम का होना। मैं भात खा रहा हूं यानी काम हो रहा है ना, और रहा हूं मतलब काम अभी हो रहा है। तो जो काम अभी होगा उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने पहचान लिया कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद पहचाना क्या ये एफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, क्योंकि काम यहाँ पे हो रहा है इसलिए ये एफर्मेटिव। अगर काम नहीं होता तो वहां पर नोट या नहीं लगा रहता तो हम लोग नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में आएगा। तो सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या डिमांड है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें देखिए, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। बहुत खूब, इसके बाद एम इज आर, सहायक क्रिया, तो क्या लगेगा आई के साथ, देखिए यहाँ पे एम, देखिए आई के साथ मैंने एम दिया है। असल में ये पार्ट 3 आपके लिए बहुत इजी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझा है, देखा है, इसलिए आपको ज्यादा समय इसमें देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार देखें क्योंकि पहले वाला ही तो है, कहां कुछ नया है। बस नया में क्या आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी था, और तो कुछ नहीं। और ऐसे में वर्ब तो पहले पता ही था, यहाँ पे आईएनजी था, लास्ट वीडियो में एससीआईएस था। तो क्या अंतर है, आप अंतर जानिए। जब आप अंतर करना सीख जाएंगे तो आपको सब का सब कुछ मिनट्स का खेल है ये। ठीक है, फोकस करें। आई एम हो गया। अब रूल को देखिए, क्या डिमांड किया जा रहा है यहाँ पे। पहले सब्जेक्ट की मांग हो रही थी, मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर सहायक क्रिया का डिमांड हो रहा था, मैंने लिखा, फिर अब की बार वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब देखिए, वर्ब मतलब काम। मैं भात खा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, काम क्या हो रहा है, खाने का, खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट, लेकिन इसमें आईएनजी वाली बात है तो आई एन जी लगा दीजिए, आई एम ईटिंग। ओके, ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पे काम कौन नहीं कर रहा है, भात, आई एम ईटिंग राइस। डन, चलिए एक हो गया। अब दूसरा देखिए, वे लोग स्कूल से आ रहे हैं, फिर शब्द देखिए वे लोग। वे लोग इंग्लिश क्या होता है, वे लोग तो एक से अधिक है, तो THEY, दे मतलब वे लोग। देख अब क्या देना, सब्जेक्ट खत्म, अब एम कर देना है, क्योंकि वे लोग एक से अधिक है, तो एक से अधिक जब सब्जेक्ट होगा तो आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। सिंगुलर के साथ इज करेंगे, अब प्लूरल के साथ आई क्या करेंगे, आर करेंगे। और एम हमेशा आई के लिए आता है, मेड फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ओके, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बात करता हूँ। दे के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, आर। ये आप देख सकते हैं, देख साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया है, आर का। अब भर में आएंगे क्या, देखिए आप, आ रहे हैं, आना का इंग्लिश क्या होता है,
कम, COMING, ठीक है, इसका ई हट के ING हो गया। दे आर कमिंग, कहां से आ रहे हैं वो लोग? स्कूल से। अब स्कूल से आ रहे हैं अर्थात स्कूल को छोड़ रहे हैं, तो स्कूल को उठा के लाएंगे, छोड़ेंगे ना, तो जिस जगह को छोड़ेंगे वहां पर क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? उस जगह के पहले हम लोग प्रीपोजिशन नाम का एक शब्द है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम लोग फ्रॉम कहते हैं। तो दे आर कमिंग फ्रॉम, ये प्रीपोजिशन है। दे आर कमिंग फ्रॉम कहां से? स्कूल, यानी वो लोग स्कूल से आ रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं, क्या उस जगह चर्चा किया गया है यहाँ पे? नहीं, वे लोग स्कूल से आ रहे हैं, बस कहां जा रहे हैं पता नहीं। अगर वो कहीं जा रहे होते, जिस जगह पे उनको पहुंचना होता, तो वहां पर टू लिखते हैं हम लोग, दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, या फिर दे आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मार्केट, या कहीं भी। तो जहां जाना है वहां टू, और जिस जगह को छोड़ना है उसके पहले फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उन्होंने स्कूल को छोड़ा है, इसलिए स्कूल के पहले हमने फ्रॉम का इस्तेमाल। ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये अलग एक ग्रामर है, ठीक है। राम मुझे बुला रहा है, राम मुझे बुला रहा है, सब्जेक्ट तो राम है, बुलाने का काम राम कर रहे हैं, तो राम के लिए मैंने राम लिख दिया। अब खोजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या बोला है? एनिजर, राम, राम तो नाम है, नेम और नेम्स दोनों में किसको पकड़ेंगे? यस, नेम को, क्योंकि एक नाम है, तो एक नाम होने से क्या इस्तेमाल किएंगे? इज का, राम इज। वर्ब में ING, वर्ब क्या है यहाँ पे? देखिए देखिए, बुलाना, बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, CALLING, कॉलिंग हो गया, होगा ना कॉलिंग, क्योंकि ING देना है। राम इज कॉलिंग, किसको बुला रहा है? मुझे, यानी कि मी तो ऑब्जेक्ट है, मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूं ना। आप कहेंगे सर राम भी आदमी है, मुझे यानी मैं भी आदमी हूं। आदमी या जानवर वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही भाई, काम को जो करेगा वही सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे मुझसे या आपसे कोई बलवान आदमी क्यों ना हो जाए, एक बार में 10-10 काम करने वाला क्यों ना हो, अगर वो काम करेगा तो ही वो सब्जेक्ट होगा, अगर काम को नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट के साथ फेंका जाएगा, ठीक है। तो मुझे यानी कि मैं, यहाँ पर भर्ब को देखिए, क्या भर्ब क्या है? बुलाना। यहाँ पर एक ही भर्ब का काम किया गया है, एक ही भर्ब है ना, बुलाना। अब इस बुलाने का काम कौन कर रहा है? मैं बुला रहा हूं या राम बुला रहा है? तो राम बुला रहा है, राम बुला रहा है, अर्थात एक ही काम है, इस काम को करने का काम राम कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और मुझे इससे जुड़ा हुआ कोई काम तो है नहीं, आप कोई बात ही नहीं, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। हालांकि मैं भी प्राणी हूं, काम कर सकता हूं, लेकिन यहां पर आपके इस वाक्य में तो काम नहीं हो रहा है ना, इस वाक्य में मेरे द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे यानी मुझे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं? जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट, नहीं करेगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाए। ओके, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस दो चीज पे अच्छी तरह से क्लैरिटी लाइए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को डिटेल्स में जानना होगा, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इसकी चर्चा कर लूं, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे बाद में। अब आइए, तारे आकाश में चमक रहे हैं। तारे, तारे मतलब एक या एक से अधिक, ऑफकोर्स एक से अधिक है तारे, है ना। इसको बनाइए, आप जल्दी से बनाइए, देखते हैं कौन कितना करता है। हो गया? तो तारे के लिए क्या लिखेंगे? द स्टार्स, तारे एक से अधिक है, द स्टार्स। ये मैंने द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उसको निश्चित किया गया है। ये मेरा वीडियो नंबर 1 है, ग्रामर का आर्टिकल, आप देख लीजिए, उसे मैंने आर्टिकल्स के बारे में द का प्रयोग बहुत ही बारीकी से समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। द स्टार्स सब्जेक्ट हो गया। एनिजार क्या बैठेगा? ऑफकोर्स आर बैठेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक से अधिक है। द स्टार्स आर, भर्ब में आएंगे लगेगा ना, भर्ब चमकना, कहा गया? ए चमकना, चमकना मीन्स क्या होता है? शाइन, तो इसको क्या हो जाएगा? SHINING, शाइनिंग, ING हो गया। तारे चमक रहे हैं, कहां पे चमक रहे हैं? आकाश में, आकाश में। ये में का मतलब क्या होता है? इन होता है ना, ये भी एक प्रीपोजिशन है। एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल और प्रीपोजिशन आपको हर वक्त सीखना है, जब तक आप इंग्लिश लिखोगे बोलोगे, ये आपको
सीखते ही रहना, इसको छोड़ नहीं देना है इसको, ठीक है। इसका उपयोग करते रहिए और सीखते रहिए। ये ऐसा ग्रामर का एक टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। खासकर मैं प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं। इसका वीडियो मुझे आपको देखने को मिलेगा। एक ग्रामर का बेसिक कर दूं, सब 1 by 1 आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। तारे आकाश में चमक रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस आप मुझे लगता है अच्छी तरह समझ गए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट एम इज अ, जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में आईएनजी यानी कार्य, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ओके, दैट्स इट। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैं नेगेटिव पे आता हूं, ठीक है। ओके, देखिए नेगेटिव क्या है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक। यहां पर नेगेटिव मतलब काम नहीं होगा, एफर्मेटिव जहां पे काम होगा। सिंपल सी बात है, वस्तु को इतना कठिन मत बनाइए, ठीक है। कोई भी टीचर आपको समझाएंगे अपने तरीके से, और आप कहीं ना कहीं टीचर की बात सुनते जरूर है, लेकिन समझते भी आप अपने तरीके से हो, है ना। उसको अपने तरीके से इजी बनाइए, ठीक है। देखिए, तो नेगेटिव मतलब ना, NOT नॉट, है ना, ना आएगा। मैंने पहले भी कहा था, जिस टेंस के वाक्य में अगर आप नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पहले सहायक क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, वरना सेंटेंस ही भूल है फिर। ओके, तो बस वही रूल है। कोई नया चीज में बार बार कह रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं, वही है ये। सब्जेक्ट एम इज आर, हालांकि इसका प्रयोग मैंने अभी कुछ देर पहले एफर्मेटिव में सीख चुका हूं, कहां पर एम इज और आर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप यहां पर नॉट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, नॉट के पहले सहायक क्रिया आ गया। ये प्रोसीजर, ये नियम जो आपको हर टेंस के लिए सेम ही रहने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं, किसी एक टेंस को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, तो अगला सब टेंस का स्ट्रक्चर खुद मन में बना पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे बिल्कुल करेक्टली। ओके, सो सब्जेक्ट एम इज आर नॉट एंड देन वर्ब 1 ING, ओके, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता चल गया। एम इज आर के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। इसके लास्ट कुछ पहले नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है, आपको नोट लिखना है, और नोट हमेशा सहायक क्रिया के बाद में आएगा, अर्थात नोट के पहले सहायक क्रिया आएगा। हर टेंस के लिए मैं बात कह रहा हूं। वर्ब में ING, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए है। अब रही बात कौन सा कॉन्टिन्यूअस, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूं। जहां भी जिस टेंस का नाम कॉन्टिन्यूअस है, या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, टोटल मिलाकर 6 जगहों पे आपको कंटिन्यूअस शब्द सुनने को मिलेगा। उस 6 टेंस में वर्ब में आपको ING देना है। जो भी कंटिन्यूअस है आपको ING देना है। क्लियर? आई बात समझ में? एक बार में इकट्ठे समझ लीजिए। कंटिन्यूअस का मतलब काम का जारी रहना, लगातार चलते रहना। ओके, और ऑब्जेक्ट मतलब पता ही आपको, वर्ब, ये जो काम हो रहा है, इस काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, असर किस पे पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट। और छोटी शब्दों में अगर मैं कहूं, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मैं बस बता रहा हूं आपको समझने के लिए। काम जो करेगा वो सब्जेक्ट, ये सब जगह मिलेगा। ये जो मैं कह रहा हूं, जो काम जो नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको समझाने के लिए एक ट्रिक्स दे रहा हूं। जब भी देखेंगे जो काम कर रहा है उसको पहले लिखिए, और जो काम नहीं कर रहा है उसको लास्ट में फेंक दीजिए, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए बात में लिखता हूं सेंटेंस, लिखता हूं। मान लीजिए
राम स्कूल नहीं जा रहा है। छोटा सा वाक्य है, राम स्कूल नहीं जा रहा है ना। देखिए आप, सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम। एलिजर क्या लगेगा, इसे पहले मैं लिख चुका था एफर्मेटिव में। राम क्योंकि नाम है, एक नाम है, सिंगुलर नंबर है ना। जब भी कोई एक हो, सिंगुलर हो, वहां पे इज, एक से अधिक हो आर। कुछ मत सोचना है इसके बारे में, कुछ सोचना ही नहीं है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ नहीं देखना है। हाँ, एम जो है सो केवल आई के लिए आएगा, इसको पता होना चाहिए। ठीक है, आई वैसे तो सिंगुलर नंबर है, लेकिन नियम कहता है आई के साथ एम ही लगेगा। ओके, इसको हटाकर, आई को हटाकर दुनिया में जो कुछ भी सिंगुलर आएगा, एक संख्या में एक आएगा, वहां आपको इज का इस्तेमाल करना है। और एक से अधिक जो भी आएगा, एक से अधिक कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटएवर, आपको आर का इस्तेमाल करना है। तो राम क्योंकि नाम है, एक नाम है, इज है, राम इज। अब नोट का इस्तेमाल करना ही है। क्यों, क्योंकि वाक्य में नहीं है, नहीं का मतलब ही हो गया नेगेटिव। सो राम इज नॉट। अब वर्ब में इस्तेमाल कीजिए। वर्ब क्या है भाई, जाना, GOING। गोइंग, क्यों गोइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। सो राम इज नॉट गोइंग, कहां नहीं जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल, स्कूल जाने की बात हो रही थी, स्कूल तो जाने की बात है ना, स्कूल छोड़ तो नहीं रहा, स्कूल जाना था उसको, यानी कि टू। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, पहले हम लोग छोटे छोटे बातें करेंगे, फिर बड़ा बड़ा वाक्य बना पाएंगे, क्योंकि छोटा से ही बड़ा होता है। ओके, ये समझ में आ गया आपको। एक और वाक्य ले लीजिए। एक वाक्य क्या लेंगे, देखिए हम लोग राम के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम लोग राम के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। लीजिए, अब वाक्य जो है सो थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा देने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव खोजना है, और क्या है, रूल तो आपके सामने है। तो पहले देखिए, आपको पहले पहचान लीजिए, रहे हैं ना, रहा है, रही है, तो मैंने कहा था प्रेजेंट कौन से पहचाना है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उसमें भी नहीं लगा हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव में आपको नोट का इस्तेमाल करना होगा। नोट से पहले आपको सहायक क्रिया देना है। सो सिंपल। सो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग यानी कि वी। अब आ जाइए सहायक क्रिया इन इज आर पे, क्योंकि वी मतलब एक से अधिक, तो आर का इस्तेमाल प्लूरल है ना। वी आर नॉट, अब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग राम के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, PLAYING, इसमें डाल दीजिए। वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल। मैंने कहा था आपको व्हाट से प्रश्न कीजिएगा, जो उसका उत्तर है ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, यहां तक तो हो गया। लेकिन हम लोग राम के साथ, दिख रहा है, राम के साथ एक और ऑब्जेक्ट आ गया। ये जो के साथ, इसका मतलब क्या होता है, के साथ का मतलब होता है विथ। ये भी प्रीपोजिशन है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, हालांकि ये सब बहुत कॉमन यूज है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, मैं इसका डिटेल्स में हर एक प्रीपोजिशन का मैं एक एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। इकट्ठे मैं सब नहीं बना दूंगा, बनाओ खिचड़ी हो जाएगा, आपको कंप्लीट नहीं होगा। एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, एक एक प्रीपोजिशन के लिए, एक एक पेज का एग्जाम्पल सहित, तो आपको समझने में बहुत ही क्लैरिटी मिलेगा वहां पे। ठीक है,
क्योंकि ग्रामर है। अगर बेसिक आप समय नहीं देते हो बेसिक पे, अगर आप चाहते हैं कि ये एक एक वीडियो 2 मिनट का या 5 मिनट का हो, तो भैया मैं रील नहीं बना रहा हूं। यहाँ पर मुझे बेसिक क्लियर करना है आप लोगों का, ठीक है, जिससे आप लोग में ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकूं, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। चलिए, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल विथ राम। हम लोग राम के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, कभी कभी देखा जाता है एक ही आदमी दो काम करता है, दो वर्ब, तो फिर आप आईएनजी का इस्तेमाल कहां करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, आप देख लीजिएगा, दो काम तो आदमी एक साथ कर ही नहीं सकता। पहले तो कोई काम शुरू किया होगा, फिर एक काम करके दूसरा काम शुरू किया होगा, फिर दोनों काम साथ में चल रहा होगा, बात अलग है। लेकिन कोई भी काम हर एक आदमी एक साथ दो काम शुरू कर नहीं सकता, पहले एक फिर दूसरा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं बिस्तर पर लेटे हुए पेपर पढ़ रहा था, तो दो काम यहाँ पर हो रहा है, एक है बिस्तर पर लेटा रहना और पेपर का पढ़ना। तो लेटना और पढ़ना दोनों काम साथ में चल रहा है, लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि दोनों काम एक साथ शुरू हुआ? पेपर हाथ में लेकर पढ़ते पढ़ते धप से नीचे गिर गया पढ़ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। पता नहीं आप लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा नेचुरल होता नहीं है। पहले वो लेटा होगा, पेपर लेकर फिर पढ़ना शुरू किया होगा, तो पहला काम तो लेटने का ही किया होगा। तो जो काम पहले होगा उसी में आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है, और फिर जो काम बाद में हो रहा है उसके पहले आपको टू का इस्तेमाल करना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। ये भी एक अलग ग्रामर है, ठीक है। सब आपको मिलेगा, बस आप समझिए एक एक करके, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाभ पहुंचता है तो आप मुझे एनर्जेटिक बना सकते हैं, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं जो इनिशिएटिव ले रहा हूं, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, ठीक है। तो जो काम पहले होगा, एक ही आदमी, सब्जेक्ट एक ही होगा, लेकिन होगा अर्थात एक से अधिक कोई काम करे, दो तीन जो भी काम करे, तो जो काम पहले करेगा उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है। इसके बाद वाले काम को टू लिखकर उसको ऐसे ही उतार देना, उसमें आईएनजी देना नहीं है। आप एग्जाम्पल में समझिए ना, ठीक है, समझ गए वाला बता दूं। मान लीजिए मैं अगर कहूं नंबर 3 कि वह मेरे साथ फुटबॉल, थोड़ा बड़ा होगा तो होगा, समझिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। वह मेरे साथ फुटबॉल खेलने, देखिए, नहीं जा रहा है। देखिए, वह मेरे साथ फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा है। देखा आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट मेरे साथ, साथ का इंग्लिश तो आपको पता है, अभी मैं बताया विथ, तो मेरे साथ ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये साथ किसके लिए आया? मेरे के लिए आया ना, इसलिए दोनों ये साथ इसी के पहले बैठेगा, है ना। कुछ नियम है इसके। फुटबॉल एक कोई काम करने वाला है? बिल्कुल नहीं सर, तो ऑब्जेक्ट है ये। खेलना, खेलना तो कोई वस्तु है नहीं जो खरीद के लाएंगे। आप फुटबॉल खरीद के ला सकते हो, लेकिन खेलने का काम तो खुद करना होगा आपको, अर्थात ये तो काम है, यानी ये वर्ब है। और नहीं तो आपको नेगेटिव के लिए नोट का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, जा रहा है मतलब जाना, जाना मतलब वर्ब। क्लियर? अब आप देखिए, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कर सकते हैं आप। वर्ब की बात है, यहाँ पर वर्ब 1 आईएनजी लिखना है, दोनों ही वर्ब है। किसी को भी मैं वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जो अच्छा लगता है उसमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं। ग्रामर है, ग्रामर का मतलब ही होता है किसी भाषा को लिखने, शुद्ध शुद्ध लिखने या समझने की जो पद्धति है उसे ही ग्रामर कहते हैं। वो हिंदी का ग्रामर हो, बांग्ला का हो या फिर अंग्रेजी का हो, है ना। व्याकरण, तो व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना सिखलाता है या बोलना सिखलाता है। तो
शुद्ध शुद्ध लिखना कब सीखेंगे? जब हम नियम से चलेंगे। अर्थात ये नियम है, यहाँ पर हर चीज नियम से होता है ना। कौन ऑब्जेक्ट पहले आएगा, कौन वर्ब पहले आएगा, किसका ताल्लुकात किससे है, ये सब जानना जरूरी है। तो देखिए, वह मेरे साथ फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा है। आप गौर कीजिए, यहाँ पे एक है जाना और एक है खेलना। दोनों में पहले काम क्या करेगा? या आप नहीं को भूल जाएंगे? पहले जाएगा फिर खेलेगा, या फिर पहले खेलेगा इसके बाद जाएगा? वो नहीं, पहले जाएगा तब तो खेलेगा। यानी कि प्रथम काम उसका जाने का था, फिर खेलने वाला था। यानी जो काम पहले होगा उसी में आपको आई देना है, और इसको कुछ नहीं करना, इसमें बस टू लगाकर TO2 लगाकर उसको उतार देना है। टू के बाद वर्ब 1 हमेशा बैठता है, ठीक है? ओके। और याद रखिएगा, ये भी एक टिप्स बता दूं, जो काम पहले होगा ना वो हमेशा अंतिम में ही रहता है। उसके पहले जो आएगा वो दूसरा काम होगा। अंतिम वाले वर्ब में ही आप आईएनजी लगाएंगे। ओके। तो सब्जेक्ट कौन है भाई? वह का इंग्लिश क्या लिखूंगा? ही। लड़की होता तो सी, क्योंकि वो बोल रहा है नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर होता नहीं जा रही है तो लड़की होता, हम सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर रहा है, लड़का है, इसलिए ही का इस्तेमाल किया। ये तो जानते हैं आप लोग। ए नहीं जाता, इज समझ? इज, हाँ सर पता है, आगे बढ़िए। ठीक है, बढ़ता हूं। नॉट, ही इज नॉट, वर्ब में आई नहीं दीजिए। अब जाना, ही इज नॉट गोइंग। देखिए मैंने आई नहीं लगा दिया, ही इज नॉट गोइंग। इसके तुरंत बाद एक और वर्ब है, उसको आप लिख सकते हैं, उसको अंत में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा दोनों वर्ब को साथ में ही लिखिए, प्रॉब्लम नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू। टू एक और वर्ब क्या था? खेलना। अब इसको चुपचाप इसका वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म, उसको लिखना है। इसमें आपको आईएनजी नहीं देना है। गोइंग टू, प्लेइंग कभी नहीं होता। ही इज गोइंग टू प्ले। टू के बाद वर्ब हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है। ओके। ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। डन। अब क्या था? प्ले क्या? फुटबॉल। FOOTBALL। ही इज नॉट गोइंग टू प्ले फुटबॉल। हो गया? किसके साथ? मेरे साथ। अब विथ मी, राम के साथ, विथ राम। तुम्हारे साथ, विथ यू। उसके साथ, विथ हर, विथ हिज, विथ हिम। ओके। सो ही इज नॉट गोइंग टू प्ले फुटबॉल विथ मी। मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। तो जब भी दो वर्ब होंगे, दो काम होंगे, जो काम प्रथम में किया जा रहा हो उसी में आपको आईएनजी देना है, और दूसरे वाला काम को हमको टू देकर उसको उतार देना। ठीक है। और सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, ग्रामर का एक और नियम है। जैसे जैसे आपका टेंस समाप्ति की ओर बढ़ेगा, 1 से लेकर 12 तक बढ़ेंगे हम लोग। 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जब 6-7 आप कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको अगला टेंस में भी कुछ बताऊंगा नहीं, बस केवल आप सहायक क्रिया पहचान लोगे, बना पाओगे। एक परफेक्शन आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन पहले आपको 4-5 टेंस को अच्छी तरह से समझना होगा, फिर भी आप आगे वाले टेंस के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो क्या होने सकता है। ठीक है, ये बहुत इजी है। आई बात समझ में? चलिए अब बारी है इंट्रोगेटिव। ठीक है, आप इसी को लीजिए, लिख लीजिए। और हाँ, पढ़ते समय अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो, आप बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे कमेंट करें, मुझे क्या समस्या हो रही है, मैं उसका अवश्य आंसर दूंगा। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। यहां पर मैं कुछ पहचान नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने इंट्रोगेटिव का दोनों पहचान लिख रखा था। बस उसी को आपको देखकर उसी को लिखना है ना। उसके लिए आपको पार्ट 2 को जरूर देखना चाहिए। ओके, फिर भी मैं यहां पर समझाऊंगा जरूर। ओके, देखिए इंट्रोगेटिव मैंने कहा था 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर क्या से प्रश्न पूछता है, क्या से, और क्या अगर वाक्य के पहले लगा रहेगा, उसका उत्तर जो है हमेशा आपको यस या नो में मिलेगा। और जब भी उत्तर आपको यस या नो में मिलेगा, तो आपका जो क्वेश्चन क्या से बना रहेगा, उस क्या के लिए आपको वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? अगर आपका वाक्य, अगर आपका सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर
क्या से शुरू हो रहा है, हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो उस क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखना है, केवल सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है, वही क्या का काम करेगा, वाट का काम करेगा। वाट की एक्स्ट्रा क्रिया को वाट लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? पहले वाला वीडियो का देखे होंगे तो क्लियर समझ आएगा। ठीक है, अभी मैं समझा दूं फिर से एक बार। देखिए, अगर मैं वाक्य बताऊं, मैं लिखता हूं, अगर यू आर ईटिंग राइस, यू आर ईटिंग राइस, इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अर्थात ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें तो नोट है नहीं। अगर नोट होता तो नेगेटिव होता, ये एफर्मेटिव है तो काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एफर्मेटिव है ना, AFF, एफर्मेटिव। तुम भात खा रहे हो, या तुम लोग भात खा रहे हो, एक ही चीज है, या आप भात खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, तुम भात खा रहे हो। हर यू का मतलब अपना अपना है, सबका अपना मतलब निकल गया। लेकिन इसी वाक्य को अगर मैं 2 नंबर देके लिखूं, कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट का, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, डन। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब में क्या था? आईएनजी है वर्ब में, और ये ऑब्जेक्ट है। सब लोग अपने अपने रूल के अनुसार जगह पे हैं, है ना। अब मैं इसका बस केवल रिप्लेसमेंट, अर्थात जगह को रिप्लेस करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। देखिए क्या करता हूं, ये आर जो है ना, मैं यहां पे लेके आता हूं, इसको यहां पे लेके आता हूं, ठीक है, बस कुछ नहीं। सब्जेक्ट के पहले मैं हेल्पिंग वर्ब को ले आता हूं, तो क्योंकि स्टार्टिंग से हो रहा है इसलिए ए बड़ा आपका कैपिटल लेटर पता है ना, आर यू। देखिए पहले था यू आर, अब मैंने क्या कर दिया? आर यू। कुछ किया मैंने? कुछ बदलाव नहीं किया, बस मैंने जगह को बदल दिया, स्थान को चेंज किया। आर यू, अब जो जैसा है वो लोग तो वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई छेड़खानी मत कीजिए। आर यू ईटिंग राइस, जैसे ही आपने सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले देंगे, जैसे ही आप सहायक क्रिया देंगे सब्जेक्ट के पहले, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के पहले अगर सहायक क्रिया आएगा, ये ऑटोमेटिक ये फुल स्टॉप जो है सो क्वेश्चन मार्क बदल जाएगा, ठीक है। अर्थात सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले होना ही प्रश्न करने का चिन्ह है, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव बन गया। क्या बन गया? ये इंट्रोगेटिव बन गया। इसका मतलब क्या था? यू आर ईटिंग राइस, तुम भात खा रहे हो। अब क्या बोल रहे हैं? आर यू ईटिंग राइस, क्या तुम भात खा रहे हो? देखिए मैंने क्या यहां पर क्या के लिए क्या वाट लिखा था? क्या आपका इंग्लिश तो वाट होता है ना, तो मैंने तो वाट लिखा ही नहीं यहां पे, तो फिर क्या से प्रश्न क्यों आ रहा है हिंदी में? यू आर ईटिंग राइस, तुम भात खा रहे हो, ठीक है। अब यही सारे शब्द तो मैंने यहां भी लिखा, यहां मैंने कोई एक्स्ट्रा तो कुछ वर्ड लिखा नहीं है, फिर इसका मतलब यहां पर वाट कहां से आ गया? यू आर ईटिंग राइस, तुम भात खा रहे हो। आर यू ईटिंग राइस, क्या तुम भात खा रहे हो? तो यहां पर क्या का काम कौन कर रहा है? अब दोनों के अंतर को पहचान लीजिए, समझ में आ जाएगा। उत्तर इसके सेंटेंस के में, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट के बाद में था, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले। अर्थात इसी से आपका पहचान बन गया कि जब भी सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाए, मैं 12 का 12 टेंस के लिए बात कह रहा हूं, नॉट ओनली फॉर द टेंस आई एम स्पीकिंग दैट वन, ओके, आई एम सेइंग फॉर द एंटायर टेंसेस, क्लियर? द सेम रूल यू हैव टू अप्लाई एवरीवेयर, आई एम सेइंग जस्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, द रूल ऑफ द टेंसेस, क्लियर? सी हियर, तो क्या हुआ यहां पे? आर यू ईटिंग राइस, तो यहां पे जो आर का इस्तेमाल हुआ है वो सब्जेक्ट के पहले हुआ है, और सब्जेक्ट के पहले जैसे इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होगा? क्या। आई बात समझ में? तो जब भी क्या से प्रश्न हो और क्या का उत्तर हमेशा याद रखिएगा यस या नो में होना चाहिए। क्या तुम भात खा रहे हो, उत्तर क्या होगा? हाँ खा रहा हूं। अगर खा रहे हैं तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जब उसका उत्तर यस या नो में होगा, हमेशा याद रखिएगा क्या जब सब्जेक्ट के पहले लगा रहेगा उसका उत्तर हमेशा यस या नो में होगा। और जब भी उसका यस या नो में होगा, उस क्या के लिए आपको वाट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? इसका परिचय मैंने हिंदी में बहुत बढ़िया से लिखवा दिया था, वो पार्ट 2 में देखिए सिंपल प्रेजेंट में, वही परिचय हुबहू यहाँ पे चिपका देना है, कुछ नहीं कर चेंज करना है, ठीक है। अब मैं इसके रूल को लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक कंप्लीट होते ही आप लोग का स्पोकन इंग्लिश का क्लास बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन पहले आपको ग्रामर का ये बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए रूल नंबर 1 इंट्रोगेटिव का है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, एम इज आर, फिर क्या देना है सब्जेक्ट, देन वर्ब 1 के साथ आईएनजी, फिर आपको क्या देना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये रूल किसके लिए होगा, जब किसी का उत्तर यस या नो में होगा, इसके लिए रूल खटेगा, ठीक है। क्योंकि क्या का प्रश्न तो बहुत हो सकता है ना, हर जगह क्या के लिए उत्तर आपका यस या नो होना जरूरी नहीं है। अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आप क्या बोलोगे, यस नो। अगर पिताजी क्या करते हैं, क्या बोलोगे, यस नो, बिल्कुल नहीं। यहां पर आपका यस या नो नहीं होगा। तो उस दशा में, उस क्षेत्र में आपको उस क्या से बनने वाले प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में नहीं हो रहा है, वहां पर आपको क्या के लिए व्हाट लिखना ही होगा। वो मैं सेकेंड रूल में बताऊंगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। ये किस लिए है, जब भी क्या से प्रश्न होगा और उसका उत्तर यस या नो में होगा, इसके लिए ये रूल दिया गया है। एक वाक्य में लिख के एक ही सिखाऊंगा, क्या वे लोग मुझे बुला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क देना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। क्या वे लोग मुझे बुला रहे हैं, क्या वे लोग मुझे बुला रहे हैं। अभी देखिए पहले क्या आया, तो मैं क्या के लिए वाट लिख दूं, सोचिए पहले अच्छी तरह से। क्या वे लोग मुझे बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो क्या उत्तर होगा, यस। अगर नहीं तो नहीं बोलेंगे, यानी इसका उत्तर यस या नो में आ रहा है ना। तो जब भी उत्तर यस या नो में आएगा, आपको क्या के लिए वाट नहीं लिखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, ठीक है। समझ में आया बात। और वैसे भी देखिए क्या जो है सब्जेक्ट के पहले आया है ना, जब भी देखिएगा ये जो क्या शब्द है सब्जेक्ट के पहले आएगा, चुपचाप से आपको उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार, आपको वाट लिखना नहीं है। तो अब एम इज आर में से कौन आएगा, पता ही आपको सहायक क्रिया को देखकर। ये वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे क्या एक से अधिक है, एक से कम है, एक से अधिक, एक से कम तो हो ही नहीं सकता ना, या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक है तो आर होगा। सब्जेक्ट दे, तो पहले हमने सहायक क्रिया दिया फिर दे दिया, आर दे, इसी का मतलब हो गया क्या वे लोग। आप यहां पर वाट दे मत लिखिएगा, क्या के लिए वाट मत लिखिएगा, क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में हो रहा है। ओके, आर दे भर भग के बुलाना, आर दे कॉलिंग, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी, क्वेश्चन मार्क, आर दे कॉलिंग मी। ओके, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, समझ बात, इज ही ईटिंग राइस, इज सी कॉलिंग मी। बस आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखना है और कुछ नहीं। आशा करता हूं ये रूल समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब रूल नंबर 2 की बात करूं। रूल नंबर 2 बहुत इजी है, लिख लिया आप लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2, पहले आपको क्या लिखना है, WH फैमिली। WH मतलब जिस शब्द से प्रश्न हो। यहां पर उत्तर आपका यस या नो में नहीं होने वाला है, यहां पर आपको क्या के लिए वाट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वाट अब की बार सब्जेक्ट के पहले नहीं आने वाला है। ओके, तो WH, इसके बाद जो पहले जो रूल सीखा है ना वही रूल उतार दीजिए, बस उसके पहले WH का इस्तेमाल करना है। WH प्लस M इज R। ओके, आई थिंक यू ऑल गाइज अंडरस्टैंडिंग, नो व्हाट, WH M इज R, WH M इज R हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ING, WH प्लस M इज R, सब्जेक्ट वर्ब 1 ING प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में।
WH एमिजार सब्जेक्ट वर्ब 1 ING ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? देखिए अब भाई आगे मैं रूल लिखूं जो इसके पहले वाला क्या था, क्या तुम मुझे बुला रही हो, ये था ना। अब मैं लिखूंगा कोई अच्छा चेंज कर दूंगा उसी को, तुम लोग क्या खा रहे हो, तुम लोग क्या खा रहे हो। ये क्या अगर पहले होता तो क्या बनता, क्या तुम लोग खा रहे हो, उत्तर क्या होता, यस या नो। तो अगर क्या पहले होता तो इस क्या के लिए वाट लिखने की जरूरत नहीं होता। लेकिन अब की बार क्या शब्द के बाद में आया। हिंदी वाक्य को भी समझिए, जब भी क्या शब्द के बाद में आएगा उसका आंसर कभी भी यस या नो में नहीं आएगा। दैट मीन्स यू हैव टू डिटेल्स योर आंसर। तुम लोग क्या खा रहे हो, मतलब वो आपके खाने की वैरायटीज को जानना चाहता है। जो क्वेश्चन जो स्पीकर है, ही और सी और दे वांट टू अंडरस्टैंड और वांट टू नो योर वैरायटीज इन योर फूड। अंडरस्टूड? सो तुम लोग क्या खा रहे हो। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न किससे हो रहा है, प्रश्न हो रहा है क्या से। अब इस क्या से जो प्रश्न हो रहा है, क्या इसका उत्तर यस या नो में आ रहा है। तुम लोग क्या खा रहे हो, उसका उत्तर यस या नो में नहीं आ रहा है, डिटेल्स में आ रहा है। तो अब की बारिश क्या के लिए हमको ये WH वर्ड फैमिली का वर्ड देना होगा। तो क्या का इंग्लिश वाट, एमिजार क्या बैठेगा, सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट तुम लोग मतलब एक से अधिक है तो आर बैठेगा, वाट आर यू सब्जेक्ट में दे दिया, WH एमिजार फिर सब्जेक्ट वर्ब खाना, ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। हो गया, कितना सिंपल है आप देख लीजिए। इतना सिंपल भी कुछ होता है क्या। चलिए एक और वाक्य बता दूं, अगर मैं लिखूं मेरे अच्छा मेरा नहीं, मेरा भाई तुम्हें क्यों बुला रहा है, मेरा भाई तुम्हें क्यों बुला रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, देख लो आप, मेरा भाई तुम्हें क्यों बुला रहा है। तो आप पहले देखिए ये प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न है, क्या इसका उत्तर यस या नो में हो रहा है। इसका प्रश्न पहले क्यों से हो रहा है, क्यों का उत्तर कभी भी यस या नो में होता है। यस या नो में उत्तर हमेशा क्या शब्द से होता है, वाट से, अन्यथा किसी वर्ड से नहीं। तो यहां सोचने की कोई जगह ही नहीं है। फिर भी मेरा भाई तुम्हें क्यों बुला रहा है, उत्तर क्या बोलोगे आप, यस या नो बोलोगे क्या, कभी नहीं होगा उत्तर। अर्थात इसका उत्तर यस या नो में नहीं हो रहा है, यस में भी नहीं है, नो में भी नहीं है, यानी कि आपको WH रूल का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर किस शब्द से प्रश्न किया जा रहा है, क्यों से, यही है WH वर्ड या WH वर्ड्स मेंबर फैमिली। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। इसका मतलब एमिजार किसको देखकर बैठेगा, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मेरा भाई। काम करने वाला तो भाई है ना, लेकिन भाई है किसका, मेरा। तो यानी कि काम किंतु भाई, ये जो एमिजार बैठेगा वो भाई के लिए बैठेगा, मेरा के लिए नहीं बैठेगा। तो क्यों काम तो भाई कर रहा है ना, तो भाई यानी कि एक जन है भाई यानी ब्रदर, तो क्या बैठेगा, एक के लिए इज बैठेगा। लेकिन दे दिया वाई इज माई ब्रदर, वाई इज माई ब्रदर, शब्द दे दिया हमने वर्ब बुलाना, वाई इज माई ब्रदर कॉलिंग, मेरा भाई क्यों बुला रहा है, किसको, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हें, यू क्वेश्चन मार्क, वाई इज माई ब्रदर कॉलिंग यू। अगर भाई एक से अधिक होता तो वाई आर माई ब्रदर्स, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होता, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, याद रखिएगा।
हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। अगर वो सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होगा, दोनों प्लूरल दोनों प्लूरल। क्लियर बात? तो मुझे आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो मुझे फिर से कमेंट करें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं पार्ट 4 में बहुत ही मजेदार एक और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि आप अपने स्कूल की परीक्षाओं में या स्कूल का जो सिलेबस है, जो लेटर राइटिंग लिखते हो ना, राइटिंग स्किल्स, उसमें बहुत यूजफुल होने वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हालांकि हर टेंस ही लगता है, उसका कुछ ज्यादा उपयोग है। ठीक है, उसमें कुछ नया नया ग्रामर भी सीखने को मिलेगा आपको। तो ये पार्ट 3 अच्छे से समझिए, तब पार्ट 4 में और बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसको देखिए और समझिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।